हमारी माता जी इतनी कर्मठ थी, कर्मशील थी कि वो दूसरों के घर आटे की चक्की पीसने जाती थी। विधायक तो हो गया पर तुमको मार नहीं पाया ना अपने इसको। चलो भाई मुर्गा मंगवाओ, अच्छा, और इनको खाना खिलवाए। He seems to be a horse of the long race. कहीं वैसे ना अगेन तुम लोग तो लोफर गुंडा माने जाते हो रीवा के। गुंडों को मारते थे हम लोग, कहीं जानते नहीं कौन है। हमने कहा तुम्हारी ऐसी तहसील जानते नहीं कौन है। गए उन्होंने मेरी पेट थपथपाई कि तुम तो सक्सेसफुल हो गए यार। कहीं श्यामाचरण जी, हाँ कहीं ये अरे गहरे नहीं आए, ये हम लोगों को सबको हरा के अध्यक्ष बने हैं। मेरा सारा फोकस उन लोगों पर रहता है जो बड़ों से नीचे। तो फिर मैंने गधा आंदोलन करवा दिया, हथकड़ी छुड़वाया सबके सामने। पुलिस के कहे कि हथकड़ी नहीं छोड़ेंगे, हमने कहा हथकड़ी नहीं छोड़ोगे तो दाह संस्कार नहीं होगा, अब गोली चलाओगे तभी जाएगी। उसी की बात है कि हमारे 2 लड़के इंडिया खेल चुके हैं, एक ईश्वर पांडे और एक अभी सेन, कुलदीप सेन सेलेक्ट हुआ। सैकड़ों करोड़ का है घपला, 150। हाँ, कि विंध्य प्रदेश प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए सबसे अधिक राजस्व देता है। 80 वर्ष हो गए जी, और राजनीति 60 वर्ष की तकरीबन राजनीति हो गई। 60 वर्ष की राजनीति कैसा रहा सफर? कुल में सफर ठीक ही रहा। हाँ। सफलताएं और विफलताएं तकरीबन बराबर रही। विफलताएं कैसी, क्या क्या? अगर मैं विफलताओं को पूछूं तो मुख्य रूप से विफलताएं क्या रही और सफलताएं? एक बड़ी सफलता 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी आप बता सकते। सफलताएं पहले बताऊं कि विफलताएं बताऊं? आपका जवाब। सफलताएं ये रही कि बिना नाम गांव, बिना मेरा कोई बैकग्राउंड, आजकल के जैसे राजनीति में बैकग्राउंड होते हैं कि बड़े घर का हो, बहुत पैसे वाले घर से हो, किसी जाति का प्रमुख हो, उनको सरलता रहती है राजनीति में, सरल पड़ता है आगे बढ़ने का। अभी तक का जो सफर रहा है, अभी जो राजनीतिक परिवेश देश में रहा है, यद्यपि वो अब बदल रहा है, वर्तमान में अब वो बदल रहा है। तो वो ऐसा कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था। मैं बहुत ही गरीब घर से, एक छोटे गांव, हमारा गांव जरहा है, मनगमा को जो रोड जाती है उसी रोड पर है। तकरीबन 900 एकड़ का कुल गांव है रकबा में। 900 एकड़ जमीन ही है पूरे गांव की, टोटल सब मिला के टोटल इतना छोटा गांव है। हम लोग बाहर से आए थे माइग्रेट करके, हमारे पूर्वज। हम लोग 4 भाई और एक बहन थी। 4 भाइयों में अब मैं अकेला बच्चा हूँ। और मेरे बचपन के दिन मुझे याद है कि इतनी ज्यादा गरीबी थी हमारे घर में कि हमारे पिताजी का देहांत एक तो जब हुआ तब मैं बहुत छोटा था, 1-1.5 साल का। तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पिताजी कैसे थे, कौन थे ये तो पता है कौन थे, पर ये नहीं ध्यान आ रहा, उनकी छवि नहीं याद आ रही याद कैसे थे। मेरे चाचा जी थे जो अब नहीं रहे, प्रभुनाथ सिंह जी। वो भगवान स्वरूप थे हमारे लिए, पिता स्वरूप। और हमारी माता जी, दोनों ने संघर्ष करके, हमारे चाचा जी PWD में मजदूरी के काम शुरू करके, और उनके कोई बच्चे नहीं थे। बाद में उनके एक बेटी हुई जो भी है रीवा में, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए पूरा संघर्ष किया। तो पिताजी के जाने के बाद चाचा जी के पास के बच्चे नहीं थे, चाचा जी के बच्चे। फिर उन्होंने आप लोगों को, आप 4 भाई बहनों, 4 भाई हम लोगों को पाला पोसा। और हमारी बहुत योगदान, हाँ, पूरे जीवन में उनको, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने, संवारने और जिंदा रखने में उनका बड़ा योगदान। हमारी माता जी इतनी कर्मठ थी, कर्मशील थी कि वो दूसरों के घर
आटे की चक्की पीसने जाती थी, गांव वाली जो चक्री होती है गाँव में। और वहां से जो पिसाई मिलती थी हाँ, उससे हम लोगों को भोजन कभी कभी होता था। 2 दिन में 1 दिन में ऐसे उपलब्ध होता था, लेकिन में एक दिन हाँ रेगुलर भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन हमारे भाइयों को पढ़ाना हमारे चाचा जी ने बंद नहीं किया। प्रायोरिटी थी कि पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे जरूर। और आपकी पढ़ाई, हमारी पढ़ाई 5वीं तक नहीं आप हुई। बड़े बेटे मत बड़े थे? नहीं, हम तीसरे नंबर थे। अच्छा, तीसरे नंबर थे। हम्म। हमारी पढ़ाई शुरू में नहीं हो पाई, हाँ, इसलिए कि 2 भाई पढ़ रहे थे हमसे बड़े, हाँ, तो उन्हीं को पढ़ाना मुश्किल पड़ रहा था हमारे चाचा जी को। हाँ, तो हम गांव के और अपने ढोर ले जाते थे चारा गांवों में अच्छा, चराते थे, वहां से भी कुछ आमदनी अच्छा, होती थी। हाँ, थोड़ा गांव वाले जो दे देते थे। इस तरह से हमारी जीवन शैली चली। 5वीं में 5वीं क्लास में पहली दफे मैं स्कूल गया, जो हमारे भाई सेटल हो गए और एक भाई सर्विस में चले गए, सब इंजीनियर हो गए। एक भाई, तो बड़े भाई सबसे, अच्छा, और उनसे छोटे इंजीनियरिंग की, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, सब इंजीनियर हुए। तब हमसे फिर हमको 5वीं में दाखिला जरहा के अपने गांव में मिला। फिर मैं मनगवा स्कूल पढ़ने जाने लगा, वहां से पैदल 4 किलोमीटर था, रोज हम पैदल पढ़ने जाते थे। फिर उसके बाद की 4 कहानी किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। उस टाइम पे यातायात तो ही बैलगाड़ी और गाड़ी होती थी, वो भी नहीं हाँ। करती थी। नहीं, बैलगाड़ी में स्कूल तो कोई नहीं जाते, सब बच्चे पैदल ही जाते थे, टीचर भी पैदल आते थे। 4 किलोमीटर पैदल चलना कुछ आज मुश्किल है, कल उस समय तो कुछ नहीं लगता था। हम लोग तो गाड़ी मांगते हैं। हम लोग ये बात तो सही है। कहते हैं, साइकिल से भी नहीं जाएंगे, हाँ। गाड़ी से जाएंगे। जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो मैंने पिताजी से कहा कि जब तक गाड़ी नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन टू व्हीलर, हाँ, 2 व्हीलर तो वो तो खैर हम लोगों के लिए बहुत आगे का सपना है सफर में। तो इस तरह से मैंने मार्तन स्कूल में दाखिला लिया 9वीं में। और तब हम 3 भाई, हमारे चाचा के लड़के, एक बड़े चाचा के और एक और चाचा के, वो तीनों एक कोठरी में, पहले हम यहाँ राजपूत हॉस्टल में कुछ दिन रह के पढ़े। अच्छा। ये राजपूत हॉस्टल अमैया में, जहाँ ये अमैया थाना है उसके सामने की बिल्डिंग अब भी पड़ी हुई है जमीन, उसमें एक राजपूतों के लड़कों के लिए हॉस्टल तत्कालीन इलाकेदारों ने बनवाया था मिलके। अच्छा। उसमें हम रहते थे, एक मेस चलता था, उसमें एक जमुना कहार रहता था, वो खाना बनाता था, सुबह शाम हम लोगों को देता था। फिर बाद में वो हॉस्टल की स्थिति खराब हो गई तो हम लोगों को हटना पड़ा। अच्छा। गिर पड़ गया। तो फिर हम एक अमैया में रामायण प्रसाद पांडे एडवोकेट के सामने एक बढ़ई के एक कमरे में हम लोग तीनों रहते थे। हमारा पढ़ाई में मन हमेशा से पहले से लगता था। 8वीं तक जब हम पढ़े मनगवा में, हमारे एक टीचर हुआ करते थे सुरेश प्रसाद शुक्ल, और वो मनकबार के थे और अंग्रेजी पढ़ाते थे हम लोगों को। वो इतने पंक्चुअल थे भाई साहब कि वो उसके पैदल आते थे नदहा से, मनगवा के पास नदहा गांव है, वो भी स्कूल से 3-4 किलोमीटर है। वो पैदल आते थे और उस स्कूल के, हमारे मनगवा स्कूल के सामने एक बड़ा तालाब है, मलकपुर तालाब, मनगवा का फेमस तालाब है मलकपुर, बहुत बड़ा तालाब है। उसकी भी अलग कहानी है, राजाओं का खुदवाया हुआ है। वहाँ लोग जाते थे, वहाँ से पास होते थे तो वहीं रुक के पैदल जाते थे इलाहाबाद प्रयाग दर्शन, तो वहाँ रुक के खाना पीना खाए बनाए, और उसमें बर्तन हमेशा तैरते रहते थे। अच्छा। बर्तन आपने धोया और उनको तैरा दिया। दूसरा यात्री आया तो उसने बर्तन निकाले, खाना बनाया। अच्छा। उसने धोया, तैरा दिया। ये मतलब वहाँ पे बर्तन की सुविधा अपने आप उपलब्ध थी इस तरह से। खैर, तो हम कहाँ था? मनगवा में अब भी है मलकपुर तालाब। अच्छा, हाँ। अब वो वहीं तहसील, वहीं का नगर पंचायत, सबके वो क्वार्टर वहीं बने हैं, ऑफिस। तो इतने पंक्चुअल थे कि घड़ी देखते थे हम लोग कि मास्टर साहब आ गए, मतलब 10 बज गए, स्कूल का टाइम हो गया। वो मारने में बहुत फेमस थे, वो मारते थे बहुत। बिगनर्स ग्रामर एक होती थी पहले, उसको रटाते थे कि ये रट के आना। खैर वो तो अलग बात है, सबको मारते रहते थे। संयोग ये हुआ कि हमको मार नहीं पाए कभी। और जब मैं पहली दफे विधायक हुआ, अच्छा, तो और वो रिटायर होके अपने गांव में रह रहे थे मनिकबार में, तो मैं गया
और उनके गांव की पैदल रास्ता पैदल आप गए? गए, हाँ। चरण पड़ा तो कहीं ना अब नागेंद्र विधायक तो हो गया, पर तो हमको मार नहीं पाए हम अपने इसको हमको खूब याद है। ऐसे वो गुरुदेव थे। फिर उन्होंने कहा हमारा रास्ता नहीं है, मैंने उनका रास्ता बनवाया उनके घर तक पक्का। अच्छा, बचपन पे ही आते हैं। हाँ। आपने पढ़ाई की मनगांव में? हाँ। पढ़ाई 12वीं तक वहीं की है? 8वीं तक। 8वीं तक वहीं की है। 9वीं से मार्तंड स्कूल रीवा में आ गए। मार्तंड स्कूल के बाद फिर मार्तंड स्कूल करने के बाद मैं जब यहाँ से अजमेर बोर्ड। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? मतलब हम अच्छे थे। में ज्यादा रुचि रहती थी? नहीं, खेल कूद में भी रहती थी। वहाँ मैं फुटबॉल वहाँ भी खेलता था मनगामा में। हाँ। लेकिन यहाँ आए तो खेल कूद में कम, हम पढ़ाई में ध्यान दिए। और 10th बोर्ड अजमेर का बहुत अच्छा माना जाता था। अजमेर बोर्ड? हाँ। अजमेर बोर्ड बहुत कठिन। उसमें मैं 2nd डिवीजन में पास हुआ, ये भी एक उपलब्धि थी उस समय पे। 2nd डिवीजन में पास होना बड़ी भारी उपलब्धि है। तो इस तरह से आगे बढ़े, फिर कॉलेज में पहुंचे। और कॉलेज में पहुंच के मेरा खेल में के प्रति रुझान, नरेंद्र सिंह ताला उस समय देहरादून में पढ़ते थे कॉलेज, टीआरएस कॉलेज में, वो पढ़ के लौटे वहां से। ये कौन से साल की बात होगी? ये सन 59-60 की होगी। 59 साल। हाँ। तो वो पढ़ के वहां से लौटे तो फुटबॉल में बहुत अच्छे खिलाड़ियों में से थे। तो उन्होंने खेल शुरू किया, तो हम लोगों ने भी खेलना शुरू कर दिया उनके साथ। कर दिया। अच्छा, आज़ादी जब आप अंग्रेज थे यहाँ पर, तब तो आप लोगों ने एजुकेशन की, पढ़ाई की। हाँ। स्कूल एजुकेशन तो उस समय क्या प्रभाव रहता रहा? नहीं, मैं अंग्रेज एजुकेशन में नहीं पढ़ा, इसलिए कि मैं तो 42 में पैदा हुआ। तो मैं 5वीं तक पढ़ाई नहीं। तो 7 वर्ष के बाद 12 वर्ष जब हो गया तो मैं 54 में तो स्कूल गया पहली दफे। उस दौर में मैं नहीं पढ़ा अंग्रेजों के टाइम में। हमारे चाचा जी प्रभुनाथ सिंह, जो जिनको बताया कि उन्होंने हम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो उसमें स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि उन्होंने पेंशन कभी नहीं ली और न उसका क्लेम किया, पर वो बताते थे कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक रहते थे, वो बताते थे। ठीक है, फिर आते हैं कॉलेज में आए तो कॉलेज में हमने साइंस ज्वाइन किया, लेकिन हमारा साइंस में मन लगा नहीं। तो मैं जो वो था 2nd ईयर में फेल हो गया। अच्छा। हाँ, खेल में ज्यादा ध्यान था। साइंस में BSc फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। फिर मैंने आर्ट्स स्विच कर दिया, आर्ट्स में चला गया मैं। अच्छा है। हाँ। और आर्ट्स में आने के बाद मेरा मन लगने लगा BA। हाँ। BA में हुआ ये कि BA आर्ट्स में मैं पढ़ रहा था तो मैं बीमार हो गया, टाइफाइड हो गई मुझे। हमारे एक मित्र उमाशंकर तिवारी आज भी हैं, यहीं बदवार के हैं, भी हैं, वो प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए हैं। तो बगल में पड़ोस में रहते थे, किराए के घर में मैं वहीं रहता था, एक श्रीवास्तव साहब के मकान में। तो वो आए, मुझे बुखार थी, कहीं ना कैसे एग्जाम दोगे? हमने कहा नहीं, आप पढ़ो, हम सुनेंगे, एग्जाम तो हम देंगे। और वो हमको बराबर रोज शाम को पढ़ें। अच्छा। हम सुने और पेपर देने जाएं सुबह साल ओढ़ के। और जब रिजल्ट आया तो सिर्फ मैं 2nd क्लास आया BA में। अच्छा। वो 3rd आए जो हमको पढ़ाते थे। अच्छा, उसकी एक वो है, उसमें एक भेद है। भेद ये है कि मेरी अंग्रेजी हमेशा से अच्छी थी, मैं अंग्रेजी अखबार में पढ़ता था, तो मैं लिखता अंग्रेजी में था, उत्तर देता था। प्रश्न पत्र हिंदी में आए, मैं उत्तर अंग्रेजी में दूं। तो हो सकता है, हमको लगता है कि हमारे एग्जामिनर ये समझते हो कि अरे ये तो अंग्रेजी लिख लेता है, बड़ा अच्छा है, तो हमको अच्छे नंबर देते रहे। तो मैं 2nd क्लास आया। लैंग्वेज का फायदा आपको मिला। ऑल इंडिया वहाँ एक ऐसे कंपटीशन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज था, उसमें मैं फर्स्ट आया। और जबकि बड़े बड़े MA के उसके लड़के शामिल हुए थे, इंग्लिश लिटरेचर के। खैर ये सब कहानी हो। अच्छा, जब ये पढ़ाई कर रहे थे आपने BSc लिख के फिर फेल हो गए, BA में आए, फिर 2nd डिवीजन आए, तो कभी राजनीति के विषय में दिमाग में? राजनीति मेरे दिमाग में हमेशा से थी, क्योंकि मैं गाँव जरहा का रहने वाला हूँ। जरहा मनगामा क्षेत्र का एक अहम गाँव है। वहाँ जरहा मनगामा विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई जो है श्रीनिवास तिवारी वर्सेस लाल रुक्मिणी निर्मल प्रताप सिंह हमेशा चलती थी, पहले से। तो सब गांव के लोग हमारे
अब चाहे ठाकुर होने के नाते कहिए चाहे जैसे हो, लाल रुक्मिणी प्रताप सिंह के समर्थक थे। हम उनके समर्थन में शुरू में विद्यार्थी थे मनगांव में, तब भी हम लोग प्रचार करने जाते थे। थोड़ी तिवारी जी राजनीतिक करियर शुरू कर चुके थे जब आप पढ़ाई? हाँ, वो एमएलए हो चुके थे। वो तो विंध्य प्रदेश में एमएलए हो चुके थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मन में मेरी राजनीति थी। फिर जब मैं एलएलबी कर रहा था तो एक दिन हम लोग खेल के निकलते थे और वहीं टीआरएस कॉलेज मैदान में बैठते थे और दूसरे दिन की योजना बनाते थे, कहाँ खेलने जाना है, कैसे। क्या खेलते थे? हम फुटबॉल, क्रिकेट, सब कुछ खेलते थे। हाँ, फुटबॉल क्रिकेट मेनली हमारा गेम था, और टेनिस बाद में टेनिस। तो हम लोग वहीं बैठे थे और ये हुआ कि चलो किसी बड़े आदमी के यहाँ चला जाए तो वहाँ भोजन वोजन मिलेगा। अच्छा। हम लोग गए यहीं रामपुर कोठी, जो ये झिरिया में पहले एमपी एसआरटीसी का हेडक्वार्टर था, बसेज का। ये कोठी थी रामपुर, इलाकेदार साहब थे शंकरेश्वर प्रताप सिंह जी। तो वो बैठे थे, आग तापते जाड़े का समय था, तो हम लोग सब लड़के पहुंच गए, 8-10 लोग। अच्छा। आओ आओ नागेंद्र आओ, अरे आज तो बड़ा अच्छा आपने खेला। वो जो रोज मैच देखने आते थे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड थे। अरे बड़ा अच्छा गेम हुआ आज यार, मजा आ गया, चलो चलो आओ चाय वो पिलाओ। अरे हमने कहा नहीं कुंवर साहब, चाय नहीं, लड़का सब भूखे हैं आज कह रहा अच्छा बैठो, चलो भाई मुर्गा मंगवाओ। अच्छा। और इनको खाना खिलवाए। बैठे रहे हम लोग। उसी समय अखबार देखा, उनका कोठी का अखबार पढ़ा था, तो उसमें निकला था कि नगर पालिका रीवा का चुनाव होगा। हमने कहा चुनाव लड़ा जाए नगर पालिका। बैठे हाँ। तो सब ने, और जो हमारे साथी थे उन्होंने कहा कि नहीं ये क्या चुनाव लड़ेंगे, खेल कूद हम लोग। अरे तो नरेंद्र सिंह ताला ने हमको सपोर्ट किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं लड़ा जाए, रीवा के लिए कुछ किया भी जाए। अच्छा। तो उसी स्कीम के तहत हमने चुनाव लड़ा। हमने सब खिलाड़ियों को, बजरंग तिवारी, महावीर शुक्ल, ये कबड्डी वाले थे, बजरंग तिवारी तो फुटबॉल हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे, वो भैया लाल विश्वकर्मा, वो फुटबॉल हॉकी के तो बहुत दिग्गज खिलाड़ी थे, नरेंद्र सिंह स्वयं, मैं, इस तरह से कुल मिला के हमने 12-14 लोगों को लड़ाया। 16 लोगों को। हाँ 16 लोगों को लड़ाया। शिव प्रसाद प्रधान वगैरह सब लड़े। उसमें हमारे 12 लोग जीत गए। अच्छा, वो लोग जो जीते थे अभी कहीं राजनीति में सक्रिय हैं? उनमें से अभी तो बहुत कम बचे हैं और राजनीति में इस तरह सक्रिय नहीं। आपके जैसे सक्रिय नहीं। मतलब राजनीति भी एक किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल है वो तो। देखिए दुनिया में, जीवन में जो कुछ भी होता है वो है तो सब किस्मत और डेस्टिनी। डेस्टिनी लीड्स यू, ये कहावत है ना कि डेस्टिनी जहाँ ले जाएगी वहीं जाएंगे, पीछे पीछे आप हैं। फिर 12 लोग जीते। 12 लोग जीत गए। इसके पहले सम्मिश्र सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उसमें अहम रोल था राजमाता सिंधिया का। राजमाता सिंधिया ने विरोध किया था द्वारिका प्रसाद मिश्र से। उनके राजमाता सिंधिया कांग्रेस में थी, पर उनसे लड़ाई हो गई द्वारिका प्रसाद मिश्र से, तो उन्होंने छोड़ के और उनकी सरकार गिराने का संकल्प ले लिया। मध्य प्रदेश में पहली एसबीटी की सरकार बनी थी। है तो उसमें कुंवर साहब ताला जो थे, नरेंद्र सिंह के पिताजी कुंवर मोहरध्वज सिंह जी, बड़े भारी इलाकेदारों में, बड़े अच्छी पर्सनालिटी वाले, बहुत अच्छे शिकारी, क्रैक शॉट। अच्छा। तो उनकी पटती थी राजमाता सिंधिया के जो पर्सनल वो थे एडवाइजर, सरदार आंगरे। अच्छा। सरदार आंगरे वो आर्मी से रिटायर होके आए थे, तो उनके साथ रहते थे। तो उन्होंने इनको बुलवाया, मोहरध्वज सिंह को, कि आप आइए और हम लोग प्रोटेक्शन में रहेंगे राजमाता का, कहीं कोई ये कहीं इंसल्ट न करें। उस समय राजनीतिक गर्मी इतनी थी और द्वारिका प्रसाद मिश्रा बहुत दबंग। मई जून की बात थी। ये 67 की बात है शायद, 1967 है ना। ठीक। तो उसमें हमारी और मोहरध्वज सिंह के लड़के जो नरेंद्र सिंह जी थे वो हमको साथ ले गए। अच्छा। और उन्होंने हमको बॉडीगार्ड बना दिया। राजमाता बीच में बैठती थी, एक तरफ नरेंद्र सिंह, एक तरफ मैं।
अच्छा। और आगे कुंवर मोहम्मद ध्वज सिंह जी। रीवा में जब आए। हाँ, और गाड़ी चलाते थे सरदार आंगड़े खुद। मतलब इतने लोग चलते थे कि सब अस्त्र शस्त्र से लैस रहते थे कि कहीं मतलब इतना खतरा रहता था क्या रीवा में? नहीं, मतलब रीवा में नहीं, भोपाल की बात हो रही है। भोपाल में ये सब हो रहा था ना। बहुत से विधायक यहाँ से ले गए थे पकड़ के। तो विधायकों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, भाई कुछ नहीं, कोई एक्सीडेंट कर दे, कोई कुछ कर दे, कुछ कर दे, मतलब कहीं समय का समय दौर मान हानि न कर दे, कोई किसी तरह से उनका अवमानना न हो जाए, इसलिए मतलब। तो अब इधर फिर हम चुनाव जीत गए। जब ये हो गए, जनसंघ उस समय थी, जनसंघ जीती 8 सीट और कांग्रेस जीती 8 सीट है। अब 12 आप लोग जीते। 12 हम जीते। तो आपने कोई पार्टी ऐसा कुछ बना? नहीं, निर्दलीय। निर्दलीय 12 लोग जीत गए आपके दल के। हाँ, और सिर्फ खेल के कारण। सब खिलाड़ी, यहाँ रीवा की जनता बहुत खेल प्रिय है। अब तो बंद हो गए उस तरह के खेल, नहीं तो यहाँ तो जो सामान्य प्रैक्टिस है शाम की हम लोगों की होती थी फुटबॉल की, उसमें 4-5 हजार लोग बैठे रहते थे आके, चारों तरफ भरा रहता था। भी आप लोगों को जानते हैं। हाँ, चुनाव से पहले भी आप तो वही काम आया कि ये ठीक। अब जब ऐसा हो गया तो कांग्रेस और जनसंघ तो मिल नहीं सकते थे, तो राजमाता पधारी ग्वालियर से मैसेज आया। अच्छा। कि तो कुंवर साहब ताला जो मोहम्मद सिंह जी थे वो समझ गए, उन्होंने बुलाया। नरेंद्र सिंह बोलते नहीं थे कुछ। अच्छा। हम ही को आगे कर देते थे बोलने में, क्योंकि हमारे मनगवा क्षेत्र की राजनीति थी प्रवृत्ति मेरे, तो मैं बोलता रहता था। कुंवर साहब ताला ने बुलाया, कहा कि वो राजमाता पधार रही हैं और मैं वही कहूंगा जो राजमाता कहेंगी। अच्छा। अब तुम अपनी मेंटल तैयारी कर लो, जवाब तुमको लोगों को देना है। अब समझ गए क्यों आ रही है? मैं कहा हाँ समझ गए। तो हमने कहा हम मंथन करेंगे। हम लोग सब बैठे अपने 12 लोग। अच्छा, 2 और निर्दलीय जीते थे हमारे 12 ग्रुप के अलावा, तो वो भी हमारे साथ आ गए। 14 हो गया। 14 हो गए। सबने मंथन किया, तो सबने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो हमने राय दी कि देखिए अपने को कोई दल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, न जनसंघ और न कांग्रेस। अच्छा। हाँ, आ रही फिर भी ये हमने आपस में तय किया। हाँ। तो नरेंद्र सिंह ने कहा फिर बात कौन करेगा? तो हम कहे बात आप करेंगे, आपके घर में आ रही हैं, ताला हाउस आ रही हैं। अरे कहीं हम तो बिल्कुल नहीं बोलते, नहीं करेंगे, आप बात करिएगा। हमने कहा ठीक है। आई पधारी राजमाता, बाई रोड आई थी, वहाँ लान में बैठी, हम लोग सब जमीन में दरी में बैठे, और कुंवर साहब ताला तो बैठे नहीं, खड़े रहे हाथ जो ऐसे। उनको 3 भाई थे, तीनों खड़े रहे। सरदार आंगड़े खड़े रहे। फिर आग्रह किया, राजमाता ने कहा नहीं आप लोग बैठ जाइए, तो पीछे कुर्सी में वो लोग भी बैठ गए। कुंवर साहब उनको, नरेंद्र सिंह को एड्रेस किया। राजमाता ने कहा हाँ भैया क्या बनाया मन आप लोगों ने? अच्छा, पहले? हाँ पहले। तो कहीं नहीं, ऐसे हाथ हमारे तरफ किए, तो हम खड़े हुए, उनका चरण छुए। हमने कहा महाराज मैं नागेंद्र सिंह। तो शायद बताए रहे होंगे कुंवर साहब, अरे कहीं तुम हमारे बॉडीगार्ड थे भाई, हमारे बॉडीगार्ड थे भोपाल में, तुम दोनों भैया। तो मैं आई हूँ कि अब चलो मेरे साथ चलो जनसंघ में। हमने फिर पैर छुआ। हमने कहा क्या उचित रहेगा, महाराज कहते थे उनको, विधवा थी। तो उनको महाराज ही एड्रेस करते। हमने कहा महाराज ये उचित क्या रहेगा, क्योंकि जनता का तो हमको वोट दी है इंडिपेंडेंट, और कहेंगे कि तो लालच में चले गए। आपके पास भी लॉजिक था। हाँ। और तो हंसी देखी, कहीं तुमको आगे राजनीति करने का मन है लगता है। अच्छा। हाँ, वो अंग्रेजी में बोली कि seems to be a horse of the long race। horse of the long race, हमको याद है उनके बारे। खैर, कहीं के अच्छा कल सुबह मिलते हैं नाश्ते पर। अच्छा। हाँ, चली गई किला में, रात विश्राम का वहाँ इंतजाम था महाराजा मार्तंड सिंह जी के यहाँ। फिर सुबह नाश्ते में मणिराज सिंह जी के यहाँ बुलाया गया हमको। मणिराज सिंह जनसंघ के उस समय के एकमात्र लीडर थे रीवा के। केशव पांडे, मणिराज सिंह और शिवनाथ पटेल, 3 लोग थे कुल। अच्छा। तो वहाँ बुलाया गया नाश्ते में, और राजमाता ने कहा देखो मैंने सब पता लगा लिया है नागेंद्र, तुम्हारा बैकग्राउंड कांग्रेस का है,
कांग्रेस का है मनगमा के हिसाब से। रुक्मिणी प्रताप सिंह कांग्रेस से रहते थे और ये सोशलिस्ट से रहते थे श्रीनिवास तिवारी जी। तो तुम कांग्रेस तो नहीं ज्वाइन करोगे, ये मुझे आश्वासन दो। तो हमने कहा हमने तो कल विनती कर ली है महाराज कि हमको कहीं नहीं, कहीं ठीक है मैं बाहर से सपोर्ट देते हूँ आपको, आप अध्यक्ष बन जाओ, जिसको बनाना हो बना लो। अध्यक्ष मतलब दूसरी पार्टी बना लो? नहीं, नगर पालिका का उस समय अध्यक्ष होता था। हाँ मेयर उस समय अध्यक्ष ही थी नगर पालिका। तो हमने कहा ये बनेंगे नरेंद्र सिंह। अच्छा। तो वो खड़े हो गए कि नहीं हम बिल्कुल नहीं बनेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं यही सब करते हैं, यही करें, यही लड़ाए हैं चुनाव। इस तरह से मैं अध्यक्ष बन गया। एक तरह से आप मेयर बन गए। मेयर बन गए पहले। फिर हो गया, पहले दिन गए ऑफिस, कलेक्टर योगेंद्र नाथ चतुर्वेदी थे, तो वो भी खेलते थे टेनिस वोनिस, जानते थे। तो गए ऑफिस, जब नहीं पहले उनसे मिलने गया मैं, तो उन्होंने कहा नगर पालिका की किताब अपने सीएमओ से कहा उन्होंने कि मैं बोल दूंगा वो दे जाए, पहले पढ़ लो 2-4 दिन फिर चार्ज लेना। योगेंद्र नाथ चतुर्वेदी कलेक्टर थे। हाँ, कहीं ना वैसे नागेन तुम लोग तो लोफर गुंडा माने जाते हो रीवा के। अच्छा है, लेकिन ये भगवान ने तुमको सुधरने का मौका दे दिया लगता है। हमने कहा ऐसा तो कोई काम हमने किया नहीं। कि नहीं मारा, जो आपने मारपीट की है वो भी पता लगा लिया। आपने कई दफे मारपीट किए करते थे, गुंडों को मारते थे हम लोग। अच्छा। जो देखे जैसे एक बहुत बड़े से शर्मा जी बस स्टैंड रीवा में, पुराने बस स्टैंड में, ये कई लोग कहते भी हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब कई लोग कहते भी हैं कि नागेंद्र सिंह जी एक काम करते थे, स्मगलिंग करते थे। नहीं वो भी बता दूंगा मैं। मैं ये सवाल पूछना भी चाहता हूँ। हाँ नहीं। तो वो एक शर्मा जी की दुकान थी, विधानसभा की काउंटिंग चल रही थी, तो शर्मा जी यूपी के थे, प्रतापगढ़ के। इंसिडेंटली हम लोग भी प्रतापगढ़ के हैं ओरिजिनली। अच्छा। तो उनका विषय में फेमस था कि वो बदसलूकी बहुत करते थे लोगों से। अच्छा। और उसका सबूत मैं बताऊंगा अभी। तो वहाँ मैं रिक्शे से हम गए, हम नरेंद्र सिंह काउंटिंग के पास बैठने देखने। जब आप लोग चुनाव लड़े? चुनाव नहीं, उसके बाद में। अच्छा, बाद में विधानसभा। हाँ। नहीं उसके पहले, सारी मतलब मेयर होने के पहले। अच्छा, मेयर होने के पहले। हाँ। तो गए तो वहाँ 5 का नोट था मेरे पास, रिक्शे वाले को पैसा देना था। तो हमारे एक मित्र थे साथ में, साइकिल में चल रहे थे। हमने कहा ये ले जाके यार भंजा के इनको पैसा दे देना, 1 रुपए दे देना और बाकी ले आना। वो गए, लौट के आए रोते। हमने कहा क्या हुआ? तो कहे वो शर्मा ने 5 का नोट दिया। हमने कहा भाई हमको 4 आने का नमकीन दे दो। तो उसने रख लिया। कहे 4 आने की नमकीन 5 में लोगे, चलो भागो तुम साले। तो हमने कहा भी कि वो नागेंद्र दादा, नरेंद्र दादा के हर कहीं हो, ये जो दादा है। अच्छा, गए हम दोनों, हम नरेंद्र सिंह। तो वहाँ पहुंचे तो वो बैठा था अपने उसमें पीछे शोकेस था सामने, शर्मा जी वहाँ बैठे थे। हमने कहा शर्मा जी ये नोट क्यों रख लिया इनका? तो कहीं के रख लिया 4 आने में नमकीन, नोट बनेगा। नोट भी रख लिए। हाँ। तो हमने कहा यार सुना था तुम बहुत अकड़ी हो, तुम तो लगी रहे हो अकड़ू। तो एक डंडा लटकाए था ऐसे इतना बड़ा। तो ऐसा देखा डंडा तरफ, तो हमको लगा कि ये डंडा उठाएगा। तो हमने पहले उसको वहीं से कूद के जड़ दिया। तो गिर गया कुर्सी से, गिर गया तो हम कूद के गए और उसको दबोच लिए। फिर नरेंद्र सिंह तो थे ही, उनके बहुत ताकत थी। नरेंद्र सिंह एक झापड़ जिसको मार दे तो हाँ बहुत ताकत थी। तो खैर वहाँ फिर तमाम उनके भाई भी कई दुकानें रखे थे, दौड़ के आए लाठी लेके। तब तक हम लोगों की और लड़के थे सब आ गए। बहुत मारा उनको, मार के वहीं फेंक दिया। अच्छा। मरे नहीं पर मार के तीनों भाइयों को वहीं बस स्टैंड में फेंक दिया। एक IPS आए थे नए, वो भी खेलते थे हमारे साथ क्रिकेट। तो बाद में एडिशनल DGP होकर रिटायर हुए। उनकी वाइफ इंडिया से खेलती थी बास्केटबॉल और हॉकी दोनों। अच्छा। उस समय पे हॉकी का तो बहुत ज्यादा। हाँ, हॉकी भी खेलती थी और बास्केटबॉल।
तो यतीन्द्र नाथ था, क्या नाम था यतीन्द्र, तो वो आए अपनी जीप में, इन्हें क्या किया है। हमने कहा पूछिए, हम वहाँ कह के आए थे, कोई बोलेगा कुछ तो सबके यही हाल होगी, कोई कबाई भाई नहीं देगा के साथ कोई कुछ कहेगा तो कोई बोले नहीं, वो घूम के चले गए, कोई मुकदमा नहीं चला। बाद में खैर हम उनको माफ किए, वो गांव हमारे गए, हमारे चाचा जी को लाए, फिर हमने उनको माफ किया, फिर हमारी बड़ी दोस्ती उनसे रही हमेशा। अच्छा, मारने के बाद इसी तरह एक सुशील पांडे यहाँ बहुत बड़े डान हुए रीवा में, कहीं पता लगाइएगा। उनका तो आलम ये था कि वो मसाल लेके चलते थे, बाजार में घूमते, और उनका वो चलता था झोला, उसमें बनिए सब पैसे डालते जाए, वसूली करते थे। वसूले। अच्छा। हाँ, तो एक दिन कॉलेज में कोई फंक्शन था, तो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते थे, प्रेसिडेंट हमारा जीता था हम लोगों का, वो फंक्शन चल रहा था। उसमें फंक्शन में 3 दिन का होता था, एक दिन कवि सम्मेलन, एक दिन नाटक ड्रामा, एक दिन ऐसे TRS में। तो ये पता लगा कि जो अपोजिट पार्टी हार गई है वो सुशील पांडे को लेके आ रही है और ये कार्यक्रम डिस्टर्ब करने। अच्छा। पता लगा तो हम खड़े हो गए गेट पर, और एक तरफ नरेंद्र सिंह खड़े हो गए, एक जैसे स्टेज था एक तरफ, इधर गेट था एक तरफ इधर। वो आया उधर से, और हमारे मित्र ही हैं, अभी हैं ये लुआ कोठी वाले, उनके यहाँ में किराए से घर में भी रहा, वही उसको लेके आए थे। वो लोग हारे थे और वो अच्छे लंबे थे, 6 फीट के हैं, रण बहादुर सिंह रेणु। ये लुआ कोठी सिरमौर चौराहे पर है, ये जहाँ ये है रमा गोविंद पैलेस के बगल में। तो आए तो वो टेबल लगा के, वो टेबल खींचा और टेबल पर पीछे दर्शक हैं और सामने स्टेज है। अच्छा। वो खड़ा हो गया सुशील पांडे, तो उधर नरेंद्र सिंह उधर थे। हम देखे तो कहीं के, तो हमने उसका हाथ पकड़ा, हमने कहा चलो बाहर। तो कहता है ऐसे ऐसे करता है। तो वो रेणु और उनके शागिर्द खड़े थे, एक ऐसे कमांडेंट थे, उनका लड़का था उस समय यहाँ। तो वो कहीं जानते नहीं कौन है। अरे हमने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, जानते नहीं कौन है, बाहर चलो, फंक्शन में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, पीछे बैठ के देखो फंक्शन है, हम कुर्सी पीछे तुम्हारी लगवा देते हैं। कहीं वो चला, कहीं मैं आता हूँ आधे घंटे में मैं देखता हूँ। हमने कहा अभी तो तुम जाओ, आओगे तो भी देख लूंगा मैं। अच्छा, अभी निकलो। उसको बाहर किया, चला गया, उस समय तो चला गया। फिर बाद में, अब लंबी कहानी हो जाएगी, वो चला अदावत, और हम लोगों ने ठान लिया कि इसको मारना है। तो वो निकले ना, यही छोटी दरगाह के सामने उसका घर रहता था, एक घर में कब्जा किए था उसी में रहता था। तो वहीं छत पर से फरसा दिखा घुमाया करे। अच्छा। हम लोग निकले, नरेंद्र सिंह की जीप में हम लोग रोज निकले। अब नरेंद्र सिंह एक दिन जिद में कह दिया कि हम तो घुस के मारेंगे। हमने कहा ये नहीं करेंगे, हम जानते नहीं उसके घर का नक्शा कैसे है, कहाँ से घुसेंगे, कैसे, तो बिना उसके है प्रॉपर पहले घुस के मारे। तो नहीं, ऐसे नहीं मारेंगे उसको, घर में नहीं घुसेंगे। फिर खैर उसका पता लगाया हम लोगों ने, कब कहाँ जा रहा है। एक दिन वो टीकमगढ़ से आ रहा था, तो हमने बस स्टैंड में, उसको जाड़े की रात थी, उतरा और उसको हमने पकड़ लिया। अच्छा, के साथ थे आप? हाँ, हमारे 8-10 लोग थे, पकड़ के ले आए, फिर ले गए, कार थी ताला वहाँ मारने के लिए, उसको बांध के आए। अच्छा। जंगल में कि कल सुबह आएंगे गोली मारेंगे। अरे हाँ। फिर जब हम लोग गए तब तक वो भाग गया था। उसमें एक वो पंडित ही को हम छोड़ आए थे, एक हमारे विश्वकर्मा जी और एक पंडित, कि इसको ताके रहना। वो पंडित जी ने उसकी रस्सी खोल दी। अच्छा, वो ब्राह्मण वो भागा चला गया कानपुर। फिर तमाम से सिफारिशें लगा के बहुत वो करके आया, और फिर वो जीवन भर हमारे साथ रहा। अच्छा, आपके साथ? हमारे गांव में रहता था, और हमने उसको जीवन भर पाला पोसा। बाद में उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बड़ा सैड रहा, लेकिन हमारा घर का उसका बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। मतलब बताइए, एक के दुश्मन हुआ करते थे और फिर हमेशा साथ में रहे। जब माफ कर दिया तो माफ कर दिया भाई। फिर आया और हमारे शरण। अब आते हैं राजनीति में। वहाँ
मेयर का इलेक्शन जीत गए, मेयर का आपको दिया गया एक किताब दी गई और उसके बाद आपसे कहे कि तुम तो यार गुंडा हो। हाँ। अब तो फिर मैं गया अपना चार्ज लेने राजनीति नगर पालिका के। वहाँ बैठा तो वहाँ देखा तो वो नहीं था, बाथरूम नहीं था। अच्छा। तो हमने अपने सीएमओ से पूछा कि बाथरूम तो, कहीं बाथरूम तो नहीं है। अरे हमने कहा ये जो हमने पढ़ा है, कलेक्टर साहब ने किताब दी, उसमें तो है बेसिक जिम्मेदारी है नगर की सफाई, नगर की विद्युत व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, ये बेसिक जिम्मेदारी है नगर निगम और नगर पालिका की। और यहाँ स्वयं नहीं है। यहाँ स्वयं नहीं है। कैसे पहले इतने बड़े मेयर हो चुके, मुनि प्रसाद जी वगैरह मेयर थे। अच्छा, मंत्री यहाँ के। यहाँ से विधायक भी। हाँ, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, ये सब रह चुके हैं इतने बड़े बड़े लोग। तो हम कहे कहाँ जाते थे? कहीं सामने मैदान में। अरे हमने कहा ये कैसे होगा। हमने समेटा अपना फाइल ऑइल, हमने कहा मैं जा रहा हूँ घर। तो कहीं कैसे बनेगा? हमने कहा कैसे बनेगा? कहीं पैसे तो नहीं है। तो हमने कहा पैसे तो नहीं है, ये बताइए कुछ काम वाम चलता है? कहीं हाँ, काम एक चल रहा, दुकानें बन रही हैं। तो हमारे पास स्कूटर थी तब। अच्छा। स्कूटर 2 व्हीलर। तो उसी स्कूटर में मैंने भेजा किसी को, हमने कहा बनता हो किसी से जाओ, उसको ठेकेदार को लाओ। अच्छा, जो दुकान बना। हाँ, वो मदीना ठेकेदार था, वो भी फुटबॉल का प्रेमी था। अच्छा। आया, हाथ जोड़ खड़ा हुआ। हमने कहा मदीना जी कहाँ काम चल रहा है? कहेंगे ये दुकानें जो महियम बनी है, दुकानें मीट मार्केट सामने, वो हमारे जमाने की बनी। आपके समय की बनी। और ये लक्ष्मी मार्केट हमने बनवाया था। हाँ, ये प्रकाश चौक के सामने। तो वो हम उसने कहा कि है, तो हमने कहा कितना काम है? तो कहे इसकी 2-2.5 लाख का है। कुल 20 दुकानें बननी थी, 2-2.5 लाख में, सोच लीजिए। हमने कहा ये बताओ इसमें हमारा कमीशन कितना है? अरे कैसे हुजूर क्या बात करते हैं? हमने कहा बिना पैसा दिए तो पैसा निकलता नहीं होगा। अभी बताओ, सीएमओ का, लेखापाल का, और सबको बुला लिया। अच्छा, बैठा लिया। हमने कहा देखो कोई नहीं लेंगे आप लोग हैं, 100% इसका पैसा देंगे। आप हमारे लिए 3 बाथरूम बनाएंगे। तो हम जहाँ बैठते थे उसके पीछे दीवार थी। हम कहा इसके दीवार तोड़िए, एक दरवाजा लगाइए, पीछे दीवार खड़ी करके वो बाथरूम बना दो। एक सीएमओ साहब के लिए बना दो बगल में इसी दीवार पर है, और एक स्टाफ के लिए जनरल बाहर बनाओ। हाँ, वो 3 महीने, ये मैं राजनीति की उपलब्धि मानता हूँ। हाँ, नहीं, और ये सही भी बात है। हाँ। कोई नया आदमी गया और वो कहा कि चलो तुम हमारा हिस्सा दो, और सब ऑफिस के लिए काम करो। अब फिर हमने वो किया। हमने कहा आप जा रहे हैं भाई 1 महीने, जब तक कितना टाइम लोगे? तो कहीं कि 15-20 दिन। हमने कहा ठीक है, जब बन जाएगा तब मैं आऊँगा। मैं घर से ऑफिस चलाऊंगा। अच्छा। हमारे सीएमओ भी घर आएंगे, और जब जिसकी जरूरत होगी मैं बुला लिया करूँगा। हैं, तब उसी नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के कारण मुझे लैंडलाइन की सुविधा ट्रेन घर में मिल गई थी। हाँ। फोन की, पहले फोन नहीं था। तो कलेक्टर साहब को जब भैया पता लगी बात, अच्छा, तो उन्होंने गाड़ी भेजी। अच्छा। कहा कलेक्टर साहब ने बुलाया है आपको। गए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई कि तुम तो सक्सेसफुल हो गए यार। हाँ। मैंने ये सुना, सीएमओ ने बताया कि ऐसा स्टेप लिया है। सही बात है। तो हमने कहा सर ठीक है, कई बार सब सक्सेसफुल हो गए, तब बन गए। इस तरह से मेरा जीवन शुरू हुआ। फिर मैंने उसी ठेकेदार से जितने अपने पार्षद थे सबके घरों में एक टॉयलेट बनवाया। अच्छा। किसी के घर में टॉयलेट नहीं था, पहले होते नहीं था। सबके घर में। हमने कहा पहले कोई कमीशन वमीशन नहीं, काम बढ़ाओ, चुंगी इकट्ठा करो। इस तरह से ऐसा काम शुरू किया। तो इस तरह से मेरा सफर रहा। बाद में फिर इमरजेंसी लग गई उसी दौरान जब आप हाँ अध्यक्ष था, तो इमरजेंसी लग गई। उस टाइम पे चंद्रमणि त्रिपाठी जी भी थे, और हाँ, शिवराज सिंह जी भी एक तरह से। शिवराज सिंह तब तो सीन में नहीं थे। चंद्रमणि त्रिपाठी यहाँ से लड़े थे चुनाव, और नरेंद्र सिंह ताला से हार गए थे। वो जनसंघ से चुनाव लड़े थे। ठीक है। तो फिर उस इमरजेंसी के समय पे क्या कैसा रहा? इमरजेंसी के समय हुआ ये, इमरजेंसी लगी और हमारे सब पार्षद जो थे, जनसंघ सपोर्ट कर रही थी बाहर से, उनको जेल भेज दिया। अब हम आ गए माइनॉरिटी में। हाँ, तो हम हो गए माइनॉरिटी में। हमने सीएमओ को बुलाया। हमने कहा आप क्या किया जाए? तो सीएमओ हमारे बड़े होशियार थे, कहीं कि ऐसा करिए, मीटिंग तो बुलाए हैं कल की,
तो अविश्वास का इसका इंतजाम करिए, कहीं ना आप अपने लोगों से हल्ला करवा दीजिए तो मीटिंग कैंसिल कर देंगे। फिर यही हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर हमको मैसेज आने लगे कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा नहीं। श्यामाचरण जी से मेरी मुलाकात करवाई गई और उस समय शत्रुघ्न सिंह तिवारी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, बड़े दबंग लोगों में थे। तो उन्होंने बुलवाया कहन की, और कुंवर साहब ताला, मोहरध्वज सिंह और उनके बेटे दोनों जेल चले गए थे हैं। वो लोग चूंकि राजमाता को खाना खिलाए थे, तो हम गए शत्रुघ्न सिंह जी के पास। तो कहीं के चलो चीफ मिनिस्टर से मिलवा दी थे और देखी थे। तो हम नरेंद्र सिंह गए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने। जब गए, वो घटना जरूरी है राजनीति में दबंगई की। तो श्यामाचरण शुक्ला जी से, हाँ, इसी श्यामला हिल के बंगले में रहते थे। उस दिन इनको यहाँ कोई डिनर उनर था, लेट, हमको 12 बजे रात बुलाया। हम लोग 12 बजे रात गए तो श्यामाचरण जी और उनकी जो कोटरी कैबिनेट थी, साबू प्रधान, केएन प्रधान और साबू और शत्रुघ्न सिंह, ये सब मेन थे, वही लोग बैठे थे। तो हमको बुलाया गया, हम गए, प्रणाम करके खड़े हुए तो श्यामाचरण जी ऐसे बोले, बहुत लंबे थे श्यामाचरण जी। हाँ कहिए। जैसे ऐसे कहा तो शत्रुघ्न सिंह जी बिगड़ गए। कहीं रे श्यामाचरण जी, हाँ कहीं ये अरे गहरे नहीं आए हैं, ये हम लोगों को सबको हरा के अध्यक्ष बने हैं। मतलब मुख्यमंत्री को कहे, हाँ, ये श्यामाचरण, हाँ बिल्कुल यही कहा था। मैं क्या बताऊं, उन्होंने तो जी तक नहीं कहा था, ये हो श्यामाचरण, ये हमको हरा के आए हैं। तो ऐसी बात न करिए, इनको ऐसे बात न करिए। और कुंवर साहब ताला के लड़के हैं, वो नरेंद्र सिंह आज इंडिया में खेलते होते, कहाँ से इनको राजनीति। फिर श्यामाचरण जी हमको लोगों को दूसरे कमरे में ले गए। अच्छा। तुरंत उठे, काफी बुलवाई, सारी बोला उन्होंने। अच्छा। हम सारी यार। कहना आपके ब्रदर, हमारे ब्रदर छत्तीसगढ़ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। अच्छा। कहना आपके ब्रदर ने भी अप्रोच किया था मुझसे। उनके साधु थे श्रीधर पांडे शुक्ला, बिलासपुर के, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। अच्छा। श्रीधर जी से उन्होंने कहा था आपे के विषय में होगा। हम क्या, तो कहें तो ज्वाइन कर लो कांग्रेस, कल छुड़वा देते हैं। हम कहा ज्वाइन तो नहीं करेंगे सर। अच्छा। हाँ, पर छुड़वा दीजिए तो ठीक रहेगा। ज्वाइन काहे न करोगे? हमने कहा कि हम राजमाता को इस तरह नहीं किए थे, मना कर दिया। हाँ, अब हम कांग्रेसी हैं बेसिकली। हम रुक्मिणी प्रताप सिंह जी के वहाँ लड़ाई लड़ते थे मनगवा में। हम अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, इमरजेंसी के बाद ज्वाइन करेंगे। हाँ। इमरजेंसी का डर हमारे ऊपर न रहे। हाँ। कि इसलिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, वो एक तो बड़ा खुश हुए। अच्छा। कहना बात तो आपकी ठीक है, हम ट्राई करेंगे। अब दिल्ली का पता नहीं क्या होता है, ये कहा उन्होंने। और उधर बस से आए हम लोग, दोनों जन बस से बैठ के रीवा पहुंचे 5 बजे सुबह। बस चलती थी तब। हमने ताला हाउस में उनको रिक्शा से छोड़ा बस स्टैंड से। हम अपने घर जा रहे थे तो वहाँ तीसरे दिन अपने घर में भैया मेरा से डॉक्टर एजेंसी के बगल में। तो उधर से सीआईडी का एक इंस्पेक्टर मिश्रा था, मैं जानता था, साइकिल में चला आ रहा था। अच्छा। 5 साढ़े 5 बजे सुबह। तो देखिए कहीं रुके रुके भैया, क्या हो गया मिश्रा जी? कहीं कहाँ से आ रहे हैं? कहीं भोपाल से। हम कहना अपना कहाँ घूमे जा रहे हैं ना, हम सोचे बाग वॉक करने जाते। अरे कहीं नहीं, तालाब कुंवर साहब का ऑर्डर आ गया छोड़ने का, तो उठ ही जा रहे हैं बताने। अच्छा। ये उस समय की वर्किंग थी। हाँ। श्यामाचरण जी दूसरे दिन दिल्ली गए, तीसरे दिन ऑर्डर हो गया। अच्छा। सब कुछ छोड़ता। हाँ, इस तरह से। फिर बाद में श्यामाचरण जी आए, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने कहा था तो अब तो ज्वाइन कर लोगे। कहा हाँ, अब आप आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। फिर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ रीवा में। अच्छा। किसी से पूछिएगा, कम से कम हजारों गेट बने थे। वो लोग बाग, इमरजेंसी का डर था, लोग बाग तो पूछे कि हमको यहाँ तो गेट बना ले लीजिए। गेट के ऊपर गेट। बहुत बड़ा स्वागत हुआ। फिर उसी समय आए, फिर सैनिक स्कूल में डिनर हुआ। फिर उसी समय स्टेडियम के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया
कि यूनिवर्सिटी का स्टेडियम पड़ा है अधूरा, और ये बेसिकली महाराज रीवा ने बनवाया था, जिला ओलंपिक संघ का है, तो इसको दे दीजिए यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से मेंटेन हो जाएगा। वही उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हाँ, डिनर टेबल पर ही। हाँ, कमिश्नर थे वो विनय मलिक का ऑर्डर टाइप कराओ, मलिक ऑर्डर टाइप कराओ। ये ऐसे राजनेता थे। फिर उसके बाद मैं अर्जुन सिंह के संपर्क में आया। एमएलए रहते नहीं, एमएलए नहीं, नहीं, एमएलए का नहीं, एमएलए के पहले। फिर आ गया सन 85। हाँ, 85। अब मेयर रहते। हाँ। अर्जुन सिंह जी ने कहा कि आप चुनाव की तैयारी करिए। 85 में कांग्रेस में आ गए आप? हाँ, नहीं, पहले 80 में कहा कि 80 ने हमसे कह दिया कि आप चुनाव की तैयारी करिए। कहाँ से? तो हमने कहा हम तो रीवा से लड़ेंगे। उन्होंने पूछा तो हमने कहा हमारे लिए रीवा उपयुक्त रहेगा। मनगवा गाँव को हम जाते हैं, रीवा में हम मेयर रहे हैं, हमारी अच्छा कार्यक्षेत्र रही। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा। फिर 80 में टिकट तो नहीं मिला, वो मुख्यमंत्री बन गए। 85 में मुझे टिकट रीवा से मिला। उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे मनी प्रसाद शुक्ला, उनके कलीग थे अर्जुन सिंह ने। वो धरना दे दिए जाके भोपाल में कि मैं वहीं का एमएलए, वहीं से मिनिस्टर, हमारा टिकट कट गया। वहाँ चला दिया, गुड़ कर दिया था उनको, जबकि गुड़ से एमएलए वो रह चुके थे एक दफे। हाँ, पर वो नहीं माने। फिर हमको तुरंत हमारा टिकट चेंज हुआ। मैं गुड़ देखा नहीं था, तो लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, चलिए लड़िए। फिर वहाँ से आके लड़े, बड़े अच्छे से जीते। वहाँ से जीत के आए। और फिर वो आपका कार्यक्षेत्र बन गया। कार्यक्षेत्र जीवन भर का। तो पहला चुनाव जीतने के बाद क्या रहा? फिर 81 से हमारी पॉपुलैरिटी, अब क्या कारण रहा हम नहीं जानते। 91 में मुझे टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। अर्जुन सिंह ने, सबका टिकट आ गया, हमारा टिकट आ गया बड़े बड़े मोटे अक्षरों में कि अर्जुन सिंह के प्रथम चहेते नागेंद्र सिंह का टिकट कटा। अच्छा, अखबारों में ऐसा है? अखबार में आया गया, टिकट नहीं था लिस्ट में। लेकिन गुड़ का अनाउंस नहीं हुआ था। अच्छा, गुड़ का नाम भी नहीं? हाँ, अर्जुन सिंह आए हवाई जहाज से और हमको बैठाया गाड़ी में, ले गए कहीं कि गुड़ से लड़ लीजिए। तो हमने कहा हमको तो रीवा कह दिया गया था, आपने गुड़ में भाषण भी दिला दिया था हमसे कि अब नहीं। तो इस तरह से हम फिर नहीं लड़े। अच्छा, उस साल फिर लड़े नहीं? मतलब वो कह रहे थे कि आप गुड़ से लड़िए। पर आप फिर नहीं लड़े। फिर राजेंद्र मिश्रा को दिया टिकट, हमारा ले आए थे वो साथ में। अच्छा। फिर मैंने जाके राजेंद्र मिश्रा को दे दिया। अच्छा। फिर वो जीत नहीं पाए। अच्छा, वो फिर जीते नहीं। फिर उसके बाद कोई नहीं जीता। बहुजन या कि वो कामरेड विश्वनाथ पांडे जीत गए उस साल। फिर बहुजन जीतती रही। फिर 98 में एक दिन 98 में फोन आया पटवा जी का। मैं रात में घर में था, फोन आया तो हमने उठाया, कहीं सुंदरलाल पटवा बोलता हूँ। अरे, हमने कहा सर इन क्या हो रहा? हमने कहा कुछ नहीं सर, आराम कर रहे हैं। तो कोई काम है नहीं। कहीं कि अब ऐसा करो, समझ लो कि अर्जुन सिंह आपको टिकट कभी न देंगे। हाँ, आपका आकार बहुत बड़ा हो गया है राजनीति में भोपाल में। हैं? बड़े लोग तो, एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ बना सकता है। ऐसे उन्होंने हिंट किया। इस तरह से फिर मैंने इसके पहले, हाँ नहीं, इसके पहले भी एक घटना हुई। तिवारी कांग्रेस बनाई अर्जुन सिंह ने। तिवारी कांग्रेस का टिकट भी मुझे गुड़ से नहीं दिया। उसी टाइम पर रमाकांत तिवारी को भी ले आए। हाँ, तो तिवारी कांग्रेस का टिकट नहीं दिया, ज्ञानेंद्र सिंह को दे दिया। पहले हमसे कहा फोन पर कि आप फॉर्म भर दो। जब मैं फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था तो वहां से फोन आ गया, ज्ञानेंद्र सिंह को भराओ। ज्ञानेंद्र सिंह का भराया। अर्जुन सिंह जी आए प्रचार करने, हमारे साथ ही करते थे। माधवराव जी भी आए, उन्होंने भी किसान कांग्रेस एक बनाई थी। उन्होंने भी एक नई कांग्रेस बनाई थी, वो भी छोड़ दिए थे। तो नौरोजाबाद से उनकी कैंडिडेट लड़ी थी, माधवराव सिंधिया की। माधवराव सिंधिया क्रिकेट के नाते हमसे काफी नजदीक रहे। वो अध्यक्ष रहते रहे प्रदेश के, मैं उपाध्यक्ष 4-5 टर्म रहा। आते थे तो खेलते भी थे यहाँ। तो वो आए रायपुर में, दोनों ज्वाइंट मीटिंग करने। अच्छा। रायपुर करचुलियान में। माधवराव जी ने मुझे बुलाया कि धीरे से कहा कि
आप कैंडिडेट नहीं हो? कह नहीं, ज्ञानेंद्र सिंह है। अरे कहीं चुप, कहीं अच्छा माधवराव जी हमारे कार से ही आए थे, कार मंगाया था उन्होंने एयरपोर्ट पर अहमद से, कहीं अभी चलेंगे तो बात करेंगे। फिर वो भाषण दे के जाने लगे तो अर्जुन सिंह ने कहा नहीं महाराज इनको न ले जाइए, ये हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, गाड़ी मैंने आपके लिए दूसरी अरेंज कर दी है। वो चले गए नौरोजाबाद। फिर हमसे जाते जाते कहिए कम दिल्ली आइए जल्दी, दिल्ली आइए। हाँ। खैर वो चुनाव हुआ, वो चुनाव तिवारी कांग्रेस हार गई। हाँ। अर्जुन सिंह ने बुला के मुझसे कहा एक दिन सिंगरौली हाउस में, अच्छा, कि चुनाव जिताइए, अब जिताइए, आप पहले तो टिकट नहीं। तो हमने कहा कि मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपने मुझसे बात की थी कि नहीं कि आप लड़ो चुनाव, कहीं ना वो छोड़िए। अच्छा। क्योंकि ये रूमर हो गई कि अर्जुन सिंह ने बात नहीं की थी, इन्होंने अपने से कह दिया है। तो हमने कहा इतना तो क्लियर होना चाहिए पब्लिक में कि आपने फोन किया था मुझे। तो खैर हमने कहा कहीं इनके क्या होगा चुनाव में, कहा हार जाएंगे। खैर हार ही गए। अच्छा। हाँ, उनके मुंह पर कहा कि हार जाएंगे। फिर माधवराव सिंधिया से दिल्ली मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी कभी। हमने कहा आप क्यों नहीं दिलाते हैं, आप तो इंदिरा जी के काफी नजदीक है। मैं वहाँ ये आपका टिकट कहता हूँ तो वो 3 टिकट वहाँ ग्वालियर में हमारे लोगों को काटने में लग जाते हैं। अर्जुन सिंह से आपकी मुलाकात हुई जी। फिर अर्जुन सिंह से मुलाकात के बाद क्या बात, उसके बाद फिर कैसे अगला चुनाव कब बता ना 91 से चुनाव टिकट देना मुझे बंद कर दिया। हाँ। और मैं रहा उन्हीं के साथ। हाँ। फिर जब तिवारी कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, जब हार गए, हाँ। उसी दिन शाम को मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा। कि नेशनल कंटेक्स्ट में तिवारी कांग्रेस का कोई मीनिंग नहीं मानता मैं। अच्छा। हाँ, जब रिजल्ट आ गया, हाँ, रिजल्ट आने के बाद तुरंत मैंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद बताया पटवा जी का फोन आया 98 में, और 98 में जब पटवा जी का फोन आया तो फिर मैं भोपाल गया, अपने लोगों से विचार किया। फिर मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पटवा जी ने की कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर ठाकरे जी आए यहाँ सदस्यता दिलाने हमको। पटवा जी ने क्या कहा था, मतलब उस टाइम पे मुख्य रूप से कि आप बीजेपी में ही आप हमेशा रहो या कांग्रेस के विषय में? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में अर्जुन सिंह के रहते आपको कोई भविष्य नहीं है। मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ, पटवा जी ने भी कहा। अब मैं उनकी कार्यशैली, राजनीतिक कार्यशैली में उनकी जानता हूँ, तो इसलिए आपका वहाँ कोई स्थान नहीं है। फिर ठाकरे जी ने सदस्यता दिलवाई, यहाँ अनाउंस किया कि रीवा से हमारे कैंडिडेट है नागेंद्र सिंह, ये मानस भवन में। फिर जब चुनाव आया 98 का, तो टिकट नहीं दिया बीजेपी ने भी, है टिकट नहीं दिया। यहाँ राजेंद्र शुक्ला को टिकट दिया, वो भी हार गए बीजेपी से। है तब उनका समझ में लगता है आ गया ऊपर वालों को। तब फिर 2003 में मुझे टिकट मिला दिया गुड़ से। तब से मैं जीतता रहा। तब से फिर 11 में एक दफे हारा, 8 से 13। हार की क्या विषय, क्या कारण रहा होगा? मैं हारा हूँ 1100 वोट से मात्र। मुझे जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे कपिलध्वज सिंह, नहीं वो नहीं थे। वो अभी हैं। अभी उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम कांग्रेस थी। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस से हार गया चुनाव। अच्छा। हाँ, स्वयं। हाँ, मुझे ऐसा लगा मैं जीत गया हूँ चुनाव, तो मैं थोड़ा सुस्त पड़ गया था। मुझे मेरी एनालिसिस। आपके बारे में एक चीज और ये भी कही जाती है कि नागेंद्र सिंह जी अपना चुनाव का मैनेजमेंट खुद करते हैं। हाँ, ये तो करता हूँ, मैनेजमेंट मैं खुद करता हूँ, किसी के हाथ नहीं देते। नहीं, हमारे सहायक रहते हैं, सहायक तो रहते हैं, पर उनको मैं जो आदेश देता हूँ वो तय करना है। अपना चुनाव का मैनेजमेंट। हाँ। मतलब मान लीजिए कोई चुनाव आया तो कितने महीने पहले से आप शुरू हो जाते हैं कार्य में? अब जैसे अगला चुनाव साल भर बाद होना है, और मैं शुरू हूँ। हाँ, अपने लोग, मैं लड़ूं ना लड़ूं, जो भी लड़े। हाँ। मेरी उम्र कारण हो सकता है मैं न लड़ूं, है। हाँ। लेकिन जो भी लड़ेगा तो उसको मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो मतलब आपने ये तो मतलब बहुत ज्यादा है। कई लोगों ने ये मुझे ये कहा कि नागेंद्र सिंह जी का चुनाव मैनेजमेंट जो है वो बहुत तगड़ा है। क्या है इसके पीछे के जो? नहीं, मैं आम लोगों को अहम महत्व देता हूँ। मैं ये मेरा सारा फोकस उन लोगों पर रहता है जो बड़ों से नीचे हैं। हाँ, मुख्य वोटर वही है, चाहे वो बड़ी जात के हों चाहे छोटी जात के हों। बड़ी जात में भी ऐसे लोग, हाँ, बिल्कुल हर जात में। ब्राह्मणों का वोट मुझे ब्राह्मण कैंडिडेट के तकरीबन बराबर मिलता है, थोड़े पीछे रहता है। ये तो सुंदरलाल ने मुझसे खुद कहा। सुंदरलाल नहीं रहे, सुंदरलाल जी मुझसे हारे भी, मुझसे भी जीते भी। तो जब वो जीते उसके बाद वो मुझे ट्रेन में मिले और बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तो आज भी मानता हूँ। श्रीनिवास जी की हमारी तलखी रहती थी, हेट, लव एंड हेट स्टोरी है श्रीनिवास तिवारी जी के साथ मेरी। क्या श्रीनिवास तिवारी जी के साथ कैसा रहा आपका, मतलब मुलाकात होती थी तो कैसी? नहीं, मुलाकात होती थी, मैं उनके चरण स्पर्श करता था और हम यूनिवर्सिटी में बहुत दिन साथ काम किए एग्जीक्यूटिव में, तो वहाँ लड़ाइयाँ भी होती थी। लेकिन जब मैं अड़ जाता था जिस बात में नियमन, तो बात मानते भी थे वो। अच्छा, हाँ। और मैं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी श्रीनिवास तिवारी जी के पास गया था। अच्छा। और मैंने तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप ये छोटी मोटी राजनीति छोड़िए जो है ना, ट्रांसफर और प्रमोशन की करते हैं, वो बहुत करते थे। हाँ, हमने कहा ये छोड़िए। और उसके साक्षी अब नहीं रहे जनपद पंचायत अध्यक्ष ये जो चौराहट के थे, रामपुर नैकिन के, बटुक प्रताप सिंह साथ में थे। हमने कहा तिवारी जी मध्य प्रदेश अर्जुन सिंह जी के लिए छोटा पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, आप तो उनका कॉन्फिडेंस में रहिए तो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। कहीं कैसे? अरे हम कहा कभी वो श्यामाचरण विद्याचरण को नहीं बर्दाश्त करेंगे, ब्राह्मण चेहरा आप पे बचेंगे। अरे कहीं तो आप तो बड़ी राजनीति करते हो यार, ऊंची। तो बाद में उनको निकालना पड़ा अर्जुन सिंह को उनके कैबिनेट से, तो वो तो और अलग कहानियां है जी। तो सुंदरलाल जी ने मुझसे कहा था, जो मैं बात कह रहा था, कि आपने तो हमारे ब्राह्मणों के गांव से हमसे बराबर वोट ले लिया। तो ब्राह्मणों का बहुत हमको आशीर्वाद है। क्या कारण रहा है? अच्छे बातें करना, उनका अच्छे काम करना, जो भी उनके काम। मैंने देखा है कि जैसे अभी मैं 2-3 दिन आपके यहाँ पे आया भी, तो मतलब कि ऐसे बात करना कि जैसे आप घर के हैं उनके। और क्या नहीं भाई, आदमी क्या चाहता है, इतनी दूर से आता है। नेता वाला ठाट नहीं लगता। नो, ठाट की तो जरूरत नहीं नेतागिरी में। जिसने ठाट किया उसकी ठाट गिरी। अच्छा, ये गधा आंदोलन हुआ था। हाँ, क्या है वो, क्या था, कैसे? उस समय बहुत ज्यादा द्वंद्व चल रहा था अर्जुन सिंह और बोरा जी का। ये कब की बात है? ये बोरा जी को जब बना के गए थे 85 में गवर्नर होके चले गए थे। तो फिर बाद में तलखी बढ़ गई, बोरा जी को उन्होंने बैठाया था कि बोरी बैठा दूंगा, ये हमारे काम आएगी। बोरा जी फिर उल्टा हो गए। अच्छा, उनको तो फिर एक कलेक्टर साहब से बड़ी अदावत थी, तो फिर मैंने गधा आंदोलन करवा दिया। क्या था वो, मतलब गधा आंदोलन कैसे, उसकी गधे बुलाए। अच्छा, गधे बुलाए, मार्च करवा दिया गधों का कलेक्ट्रेट में। फिर कलेक्टर को हटना पड़ा, तीसरे दिन हट गया कलेक्टर। तो बहुत आंदोलन किए कलेक्टर और कमिश्नरों के खिलाफ मैंने। अच्छा, और सब में करीब करीब सफल रहा। वो मतलब किस विषय में था, क्या किस विरोध में था, किस चीज के विरोध में था मुख्य रूप से? मुख्य रूप से तो हमारी सिंचाई प्रोजेक्ट थी, उसको नहीं दे रहे थे। तो कहाँ की सिंचाई प्रोजेक्ट था? ये गुड़काबाद में जो आया लिफ्ट इरिगेशन, जिसका शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह ने आके वो किया। तो हम चाह रहे थे कि एक सिंचाई योजना हमारे यहाँ आ जाए। यहाँ सिंचाई शून्य थी करीब करीब, मानसागर बन रहा था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो उसी में था, तो कलेक्टर रिपोर्ट नहीं दे रहा था। तो हम कलेक्टर से कहे, तो शायद उनको कहीं से निर्देश रहा हो कि अनुकूल रिपोर्ट मत भेजना। अच्छा, बार बार वो करे, रिवाइज करवाए। ये तो उसी में आंदोलन किया। कपिध्वज सिंह का मेरा, जैसे उन्होंने कहा कि पहले संबंध हमारा तो पारिवारिक संबंध है। कपिध्वज सिंह हमारे सबसे अच्छे मित्र
सबसे अच्छे इस क्षेत्र के व्यक्ति जिन्होंने कभी अकेले खाना नहीं खाया, नरेंद्र सिंह ने, जो हमेशा लड़कों के लिए जर्सियां बनवाते थे, उनकी फीस जमा करते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अच्छा। उनके बेटे हैं। ये दो भाई थे। एक भाई की असामयिक मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। अब दुर्भाग्य यह रहा कि इनके विषय में नरेंद्र सिंह जी को भी, ये छोटे थे तब से नरेंद्र सिंह जी के मन में भी यही था कि ये अच्छा लड़का नहीं हमारे कुल में पैदा हुआ है। अब मैं और बातें नहीं बताऊंगा, पर इनके विषय में अच्छी राय नहीं थी। इनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बचपन से थी, तो इसका वो नरेंद्र सिंह इसको पसंद नहीं करते थे। बाद में जब ये वहां से अरेस्ट होके आए नेपाल से, तो मैंने इनको भोपाल में मदद की खड़े होके। फिर बाद में नरेंद्र सिंह की डेथ हुई, तब ये जेल में थे। इनको जेल से पैरोल दलवा के आग दाह संस्कार के लिए पपरा में बुलाया, हथकड़ी छुड़वाया सबके सामने। पुलिस के कहे कि हथकड़ी नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा हथकड़ी नहीं छोड़ोगे तो दाह संस्कार नहीं होगा। तो कहने लगे कोई एडिशनल एसपी थे कि हम तो वापस लेके कैदी को चले जाएंगे। उनका कैसे चले जाओगे, हम 5-10 हजार लोग इकट्ठा हैं, अब गोली चलाओगे तभी जाएगी, रास्ता कहाँ से मिलेगा, हम लोगों को मारो फिर रास्ता बनाओ जाओ। फिर अंत में हथकड़ी छूटी, फिर दाह संस्कार कायदे से हुआ। फिर जेल से छूटे तो हमारे लड़के तक स्वागत में गए उनको लेने, सब अच्छा रहा। उनके मन में पता नहीं कहाँ से आ गया। चुनाव लड़े तो मैंने उनसे कहा, दूसरे चुनाव में हमने कहा था कि अभी न लड़ो, अगला चुनाव आप लड़ लेना, तो नहीं माने, इसलिए फिर अगला चुनाव भी लड़ना। तो ऐसा है। तो अभी जैसे हम तो ये चाहेंगे कि आपको टिकट पार्टी दे, अगर नहीं देती तो? मैं तो पार्टी का ही काम करूंगा। नहीं देती तो क्या अंदाजा है क्षेत्र में किसकी? क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी, ये मैं वही राजनीतिक उत्तराधिकारी किसी? ये राजनीतिक और वंशवाद की परंपरा हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है, लेकिन क्षेत्र में तो कुछ आपने सोच रखा होगा कि नहीं यार ये इसको मिलना आप परिवार में बैठ के चर्चा करेंगे। परिवार जिसको चाहेगा उसके लिए मैं भी कोशिश कर दूंगा, है ना? हाँ। क्यों? आपके बच्चे क्या हैं, मतलब परिवार? बच्चे हमारे 2 हैं, दोनों राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो लोग कहाँ हैं? अपना अपना काम देखते हैं। एक भोपाल में रहते हैं, एक भोपाल रीवा आते जाते रहते हैं। अच्छा, काम देखते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। हाँ, बिजनेस जो भी। राजनीति में क्यों नहीं आए, उनका क्या है? अब ये तो उन्हीं से कोई पूछे। अच्छा। आते तो बहुत पहले एमएलए बन गए होते। नहीं, आपके लिए क्या एक मतलब रहा हो गया। अब ठाकुरों में जो विशेष गुण है वो तो वो ठसक और अकड़पन, तो वो उस वजह से मतलब उनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं। हम तो गरीबी से उठे तो हम जानते हैं। जिसको कुछ बना बनाया मिल जाए उसको समझ में नहीं आता है उसको कैसे संभाले। अच्छा। हमको तो हर एक जोड़ने में भी लगे कि और जुड़े। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या रहती है, खाना वाना क्या, मतलब जैसे अभी तो मतलब एमएलए हैं तो काम काफी रहता है, लेकिन एक दिनचर्या तो दिनचर्या मेरी ये रहती है कि मैं अमूमन 4:30-5 बजे उठता हूँ। अच्छा। जब से खेल मेरा छूटा करीब 30 वर्ष से, नहीं तो टेनिस खेलने जाता था। अच्छा, टेनिस खेलने? हाँ, कल क्लब में। और जब से छूटा तो अब मैं नॉर्मल रूप में क्रिकेट का अब भी मैं काम देख रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ रीवा संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन का। और खुशी की बात है कि हमारे 2 लड़के इंडिया खेल चुके। एक ईश्वर पांडे और एक अभी कुलदीप सेन सेलेक्ट हुआ, न्यूजीलैंड जा रहा है। लड़कियों में भी एक संगरौली से लड़की हमारे संभाग में ही संगरौली था, अब भी है। अच्छा। तो वो गई थी नजात परवीन, वो खेलने गई, इंडिया खेल के आई। बाकी मैं सुबह वॉक करता हूँ 1 घंटे, मतलब 4:30-5 बजे जग गए। हाँ, फिर एक आधे घंटे 5 घंटे बाद निकल आया, घूमने चला गया। लौट के आया तो श्रीमती जी के साथ बैठ के चाय पीता हूँ सुबह की, और नाश्ता करता हूँ। 1 घंटे उनके पास रहता हूँ, 1-1.5 घंटे। 8:30 पौने बजे में 8:30 बजे निकल आता हूँ बाहर। फिर आम जनता आती है, उनके सब बातें सुनते हैं उनके, वो फिर 10:30-11 बजे क्षेत्र चले जाते हैं। अच्छा, अगर रीवा में है तो? अगर रीवा में है तो। नहीं तो फिर भोपाल में? नहीं तो फिर भोपाल है, कहीं और रहता है। विधानसभा में बैठना अच्छा लगता है?
अच्छा तो पहले बहुत लगता था। जब श्रीनिवास तिवारी जी हुआ करते थे? नहीं, उसके पहले। उससे पहले। अच्छा। श्रीनिवास तिवारी के जमाने से विधानसभा का चाल चलन खराब हुआ। अच्छा है। हमने तो सुना है कि वो विधानसभा सबसे अच्छी वही चलाया करते थे। वो विधानसभा होती है विधायिका और कार्यपालिका के बीच नियम बनाकर हम दें और कार्यपालिका उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको फॉलो करे। हम वहाँ नियम ये ऐसे बनाएंगे अपने मतलब के हैं और बहुत प्रायोजित रहता है। अच्छा। हम आपसे प्रश्न करा दें फिर ब्लैकमेल करें आपको। अच्छा अच्छा। ये सब इधर 15-20 सालों में शुरू हुआ है विधानसभा में, जो पहले कभी नहीं होता था। अच्छा। एक उदाहरण बता दूं, मैं जब पहले दफे विधायक होके गया तो हमारे गुड़ में एक अस्पताल थी हेडक्वार्टर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो हेल्थ मिनिस्टर थे बालेंद्र शुक्ल, जो राजेंद्र मिश्र जी के बड़े नजदीकी थे। राजेंद्र मिश्र जो पूर्व विधायक, पता नहीं क्या हुआ वो चली गई अमिलिया, इनकी सिस्टर वहाँ ब्याही है, तो गुड़ खाली हो गया। गुड़ वाले लोग दंग रह गए कि भाई ये हमारी कब की कई सैकड़ों सालों की अस्पताल चली गई। तो मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया। उस समय राजेंद्र शुक्ल थे शायद बिलासपुर वाले विधानसभा अध्यक्ष। उन्होंने कहा साहब ये किसके प्रस्ताव पर चली गई? विधायक मैं हूँ वहाँ का, वहाँ गुड़ हेडक्वार्टर है नगर उसका विधानसभा का, 15-20 हजार आबादी है और वहाँ से अस्पताल उठ गई। अभी आपसे पूछे? हाँ, हमसे पूछे। तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा उनको, मंत्री जी को, मंत्री जी बताइए। मंत्री जी ने कहा कि वो अमिलिया के सरपंच का प्रस्ताव था। सरपंच बड़ा हो गया। हाँ। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, हमने कहा सर हमको सरपंच बना दीजिए, हम छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं, हम विधायक की छोड़ते हैं। ऐसा जब हमने कहा तो बहुत सारे हमारे साथी एमएलए खड़े हो गए, 50 कि हम लोगों को सरपंच बना दिया जाए। अच्छा। फिर वहीं उन्होंने आदेश किया कि गुड़ का अस्पताल खोलिए। हमने कहा नहीं, लौटाना नहीं है सर, अमिलिया भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, गुड़ में नहीं खोलिए, पूरी अस्पताल खोलिए और अमिलिया में भी चले अस्पताल। इस तरह दोनों चल रही हैं आज तक। आपको क्या लगता है कि आपने इतने वर्ष के राजनीतिक करियर में गुड़ में क्या मुख्य काम करे? गुड़ में काम तो बहुत हुए। मुख्य काम था कि सिंचाई का साधन, तकरीबन 70% गुड़ सिंचित हो गया है। पूरे गांव में तो किसानी सबसे बड़ी। हाँ, तो सबसे बड़ी 70 से अधिक हो गया है, थोड़ा सा बचा है, काम लगा है। अगले साल तक जहाँ तक है 100% हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ी बात थी, ये मेरे मन में था कि किसानों को कम से कम। कितने साल की लड़ाई रही है ये लड़ाई? तब बताया ना, गधा आंदोलन के बाद शुरू हुई थी। वो जाके फिर जब 2003 और 8 के बीच लिफ्ट इरिगेशन सैंक्शन हुई, काम लगा, फिर बाणसागर ही बन गया, तो अब तो लिफ्ट इरिगेशन उसी से जुड़ गई है, तो काफी सिंचाई हो रही है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज हर जगह सब बने। कहीं नहीं थे, कहीं नहीं थे, न गुड़ में था, न गोविंदगढ़ में था, न रायपुर में था, हर जगह ये बने, हर जगह सड़कें बनी। हाँ, आदिवासियों को हमने जोड़ा, करिया झर की सड़क जुड़ गई। क्या मुख्य काम रह गया है जो होना चाहिए? मुख्य काम तो मेरे बार बार मन में यही है कि बेरोजगारी का रह गया है नवयुवकों की। गुड़ में ऐसा और बड़ा भारी सोलर प्लांट आया गुड़ में, एशिया का सबसे बड़ा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि यहाँ जमीन पड़ी है, लेकिन उसमें हमारे इच्छानुरूप बेरोजगारों को, स्थानीय बेरोजगारों को नहीं दिया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्किल नहीं रही होगी तो नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं। ITI कितने लोग पढ़े हैं हमारे यहाँ, इंजीनियर बहुत पढ़े हैं, ऐसा नहीं। वो हमने कई दफे प्रयत्न किया कि हमसे चर्चा तो करो भाई, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हमने कहा आप चर्चा करवा दीजिए बैठा के। हाँ, अपने क्षेत्र के वो भी, हाँ, करके ले वो भी नहीं हो पाया। वो लड़ाई अभी जारी है मेरी। ये जारी रहेगी, और ये चाहेंगे कि जो अगर आप बने तो बने, नहीं तो वो भी इस लड़ाई। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हाँ, एक ऑडियो आपका वायरल हुआ था। हाँ,
आपकी एक बच्चे ने बच्चे नहीं, वो सोनी है, हाँ, वो यहाँ पतौता का, हाँ, उसने आधी रात को फोन किया हाँ, लाइट के विषय में। हाँ, कहा कि नहीं बताइए, आप कहते भर नहीं बनी। हम कहा यार मैं नहीं बनाता हूँ, मैं बिजली नहीं बनाता हूँ, लेकिन अब रात है तो आप कल बात करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइट किसी तरह मिले। इतनी बात थी और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। फिर ये एक आपने एक चिट्ठी लिखी थी पीडब्ल्यूडी में। हाँ, अभी भी पेंडिंग है वो जांच। क्या है वो? इसमें बहुत सारे अधिकृत काम सैंक्शन किए पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों को, पूरे जिले में। पूरे जिले में? हाँ, हाँ। और है तो पूरे प्रदेश में, पर मैंने जिले की बात उठाई थी और प्रमाण सहित दिया था कि जहाँ मशीनरी न लगनी चाहिए वहाँ आपने मिट्टी की रोड बनवाई है, पर लगाई, पैसा मशीनरी का लिया है। अच्छा, बहुत सारे, कई सैकड़ों करोड़ का है घपला वो। 150। हाँ, तो वो अभी भी चिट्ठी कब चिट्ठी लिखी हुई है? चिट्ठी साल 1.5 साल पहले की है। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन भी किया हुआ है, उसमें भी अभी कोई नोटिस नहीं जारी हुआ। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। हाँ, तो अभी उसका कुछ नहीं। हाँ, करप्शन तो साहब, भाई साहब, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो 100-150 करोड़ आपने पकड़ा है, और अगर विधायक रहे ना रहे, आगे भी पकड़ते रहेंगे? कोशिश करेंगे, कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। समाज सेवा नहीं छोड़ना है, समाज सेवा नहीं छोड़ना है जब तक कदम चल रहे हैं। 81 वर्ष की उम्र में आप इतना चल फिर रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि अभी 100 की रेस है। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की सदा सहायता है, सद्भावना है। विंध्य प्रदेश के लिए क्या आप, मतलब सुना है हमने कहा? हाँ, मेरा हमेशा से ये मेरी लड़ाई रही है, और मैंने और विधायकों से भी चर्चा की कि विंध्य प्रदेश प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए सबसे अधिक राजस्व देता है। खनिज के रूप में हो, सिंगरौली और अन्य पत्थर की खदानों, वन के रूप में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भाग है ये। क्यों? जल हमारे लिए उपलब्ध है, बड़ी बड़ी नदियों का। क्यों? तो भी राजस्व का बजट जो है हमेशा मालवा और महाकौशल में ज्यादा जाता है, विंध्य प्रदेश में क्यों नहीं खर्च होता वो है? ये है मेन उसका इशू। और छोटे राज्यों की परिकल्पना तो बनने लगी है, बने ही, झारखंड बने, उत्तराखंड ने, क्यों? उधर वो बन गया है, तेलंगाना बन गया। हाँ, तेलंगाना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और उस राजस्व का उपयोग यहाँ के लिए ज्यादा हो तभी संभव है जब वो हमारे हाथ में रहे सत्ता। क्यों? थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, और नागेंद्र सिंह जी जो विधायक हैं उनकी जर्नी को सुनकर के आपको लगा होगा कि शायद आप लोगों में से कुछ अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं। कैसे नागेंद्र सिंह जी ने बिना संसाधनों के आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, स्पेशली रीवा और जो उनकी विधानसभा के लोग हैं, गुड़ के लोग हैं, वो अपने दोस्त भाई यार जितने भी हैं, परिवार, सबको दिखाएं। और इसके साथ ही मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि अगला इंटरव्यू हम किसका करें। आपके शायद वो गाँव शहर ऐसे लोग हों जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे शहरयार को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और देखते रहिए शहरयार की डॉक्यूमेंट्रीज़ और अनफिल्टर में देखते हैं हम अगला। इंतज़ार करिए कि हम अगला इंटरव्यू किसका करते हैं। धन्यवाद।